राहुल बिंद्रा की बात सुनकर नक्श के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए थे। ओए, अगर तुम्हारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है तो दफा हो जाए यहां से। फालतू में खाली पीली मेरा समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। एकाएक नक्श ने हल्का चौंकते हुए कहा, मिस्टर नक्श, मैं वाकई में आपसे कुछ कहना चाहता हूं। पहले तो राहुल बिंद्रा के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की वैसे ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से सीरियस हो गए थे। ये देखकर नक्श भी पूरी तरह से सरप्राइज रह गया था। बीते कुछ दिनों में मुझे ढूंढते हुए कुछ लोग मेरे पास आए। वो लोग बिंद्रा ग्रुप से टाई अप करते हुए भानुशाली ग्रुप से कोऑपरेट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं भानुशाली ग्रुप से की डबल पावर पिल का फॉर्मूला खरीदूं। सीरियस अंदाज में राहुल बिंद्रा ने कहा, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि मेरी करंट वैल्यू क्या है। ऑब्वियसली वो जितने भी लोग मेरे पास आए वो सभी हिडन फैमिली से थे। राहुल बिंद्रा की बात सुनकर नक्श एकाएक चौंक गया। वो समझ गया था कि गुड ग्रुप्स इस प्रॉब्लम को हैंडल नहीं कर सकता है। मध्य प्रदेश ग्रुप जो एक जमाने में टॉप पर हुआ करता था, आज उनका कोई नामो निशान तक नहीं था। ऐसे में क्या सूरत को गुड ग्रुप्स के हवाले छोड़ा जा सकता है? शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि गॉडफादर नक्श को सूरत संभालने के लिए कह रहे हैं। जैसे ही नक्श के मन में यह ख्याल आया वैसे ही वो और भी ज्यादा चौकन्ना हो गया था। जो असली ताकतवर लोग हैं वो सभी हिडन फैमिली से हैं। हालांकि उन लोगों को ट्रेस नहीं किया जा सकता है, इसलिए नक्श के लिए यह बहुत ही सरप्राइजिंग था कि उन लोगों ने राहुल बिंद्रा को खोज निकाला। क्या तुम्हें पता है कि वो कहां से आए थे? सीधे और सरल अंदाज में नक्श ने पूछा। यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, हैं तो हिडन फैमिली से ही, पर उनकी इंफॉर्मेशन निकालने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। I mean, कोशिश करके देखा जा सकता है। सीरियस अंदाज में राहुल बिंद्रा ने कहा, कल दोपहर को मैं तुम्हारी कंपनी में आकर तुमसे मिलता हूं। समय आने पर हम कॉल करके उन्हें बुलाएंगे। अगर ऐसी वैसी कोई बात सामने आई तो आमने सामने बैठकर बात करेंगे। ये बोलते हुए नक्श के चेहरे पर मीनिंगफुल स्माइल आ गई थी। दूसरी तरफ अशोका सम्राट एम्पायर के अहमदाबाद ब्रांच में जैसे ही वैभव ने वो रिकॉर्डिंग बंद की वैसे ही पूरे कमरे में खामोशी पसर गई थी। शाह परिवार ने सुराना परिवार के साथ मिलकर नक्श को मारने की रणनीति तैयार की थी। इस खबर को किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमें भूलना नहीं चाहिए कि नक्श की अशोका सम्राट एम्पायर में बहुत अच्छी पोजीशन है और अमिताभ शाह ने वाकई में अपनी मौत को बुलावा देने वाले काम किए थे। उस रिकॉर्डिंग को सुनकर और सारी सच्चाई जानकर अब ऐसा लगता है कि अशोका सम्राट एम्पायर ने भले ही गुस्से में शाह परिवार का कत्लेआम किया, लेकिन वो रीजनेबल भी था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप में से किसी के पास कोई दूसरा ओपिनियन है? अगर किसी को लगता है कि अमिताभ शाह ने जो गुनाह किए हैं वो मौत के लायक नहीं है तो प्लीज खड़े होइए और अपना रीजन एक्सप्लेन कीजिए, कड़क अंदाज में वैभव ने कहा। लेकिन ये मत पूछिएगा कि मैंने आप लोगों को इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। अशोका सम्राट एम्पायर को कुछ भी करने के लिए रीजन की जरूरत नहीं होती है। ये बोलते हुए वैभव ने जोर से अपना हाथ टेबल पर पटका और देखते ही देखते उस टेबल की धज्जियां उड़ गई थी। इसी के साथ वहां मौजूद लोग भी थोड़ा डर गए थे। नागेश कपूर ने अचानक से स्ट्रेंज लुक के साथ नंदकिशोर त्रिपाठी की तरफ देखा। सुराना परिवार के त्रिपाठी परिवार से काफी करीबी रिश्ते थे। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? नाखुश होते हुए नंदकिशोर त्रिपाठी ने नागेश कपूर से कहा। जैसे ही नंदकिशोर के मुंह से ये शब्द बाहर आए वैसे ही नागेश कपूर ने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे वो उन्हें देख ही नहीं रहा था। लेकिन तभी एकाएक नंदकिशोर की ओर देखकर धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए बोला, क्या तुम इस बारे में सुरभि सुराना से बात नहीं करने वाले? तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो? अगर तुम्हें पूछना है तो खुद जाकर पूछ लो। बिना किसी वजह के नंदकिशोर का दिल एकाएक दहल उठा। इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है, नागेश कपूर ने भी अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा। मैं उससे मिलूंगा और इस बारे में बात करूंगा। उम्मीद करता हूं कि शाह परिवार वाले मामले में उसका इन्वॉल्वमेंट ना हो, वरना अनर्थ हो जाएगा। नंदकिशोर के चेहरे पर कड़वाहट अभी से दिखने लगी थी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो नंदकिशोर त्रिपाठी और सुरभि सुराना के बीच हुई हैं। कॉलेज के प्यार से लगातार अब तक, जी हाँ, अब तक उन दोनों के बीच बहुत कुछ हो रहा है। भले ही फिजिकली नहीं, लेकिन हाँ, दिल के तार जब एक बार जुड़ जाते हैं तो फिर कटते नहीं हैं। हालांकि उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ है उसमें ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो वो दोनों याद तक नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन इस समय नंदकिशोर सिर्फ एक ही उम्मीद लगाए बैठे हैं, सुरभि सुराना और नक्श के बीच में ऐसा वैसा कुछ भी ना हुआ, बस।
हालांकि इस समय सुराना परिवार एक मच्छर की तरह है जो अपनी मौत को बुलावा दे रहा था। एटलीस्ट नंदकिशोर सुरभि सुराना को आगाह तो कर ही सकते हैं, राइट? दूसरी तरफ सूरत शहर के सिविल हॉस्पिटल में नक्श अपने सामने हिमानी शाह, रवीश और आकाश को बिस्तर पर पड़े हुए देख रहा था। उन तीनों को देखकर भी नक्श को सेम फीलिंग आ रही थी, जैसे मानो उनके शरीर से किसी ने सारा खून चूस लिया हो। अपने दोस्तों के इस अंदाज में देखकर नक्श का खून पूरी तरह से खौल उठा था। कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है कि नक्श के दिल में इस समय क्या चल रहा था। उन तीनों पर एक ही समय पर अटैक किया गया, और सबसे बड़ी और कॉमन चीज ये है कि वो तीनों नक्श को बहुत अच्छे से जानते थे। एक तरह से वो नक्श के साथ जुड़े हुए थे। हालांकि नक्श को यह समझ नहीं आ रहा था कि जिसने भी ये सब किया है आखिर उसका मेन पर्पस क्या है। हालांकि इससे यह साबित होता है कि नक्श का दुश्मन अपने पैर पसार चुका है और वो बंदर की तरह उछलते हुए शेर का शिकार कर रहा है। क्या तुम्हें इस मामले में कुछ पता चला? कड़क अंदाज में नक्श ने कार्तिक से पूछा। इमानी और बाकी उन दोनों पर भी उनके ऑफिस में ही हमला किया गया। अटैकर्स उन्हीं के ट्रस्टेड सबऑर्डिनेट्स हैं। चौंकते हुए कार्तिक ने आगे कहा, सिचुएशन अभी कंट्रोल में है और कल्प्रिट को भी पकड़ लिया है, लेकिन क्या? अचानक से नक्श को बैड फीलिंग आने लगी। इस मामले में पुलिस इंटरफेयर कर रही है क्योंकि वो तीनों ही किसी ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन या किसी एम्पायर से नहीं जुड़े थे, धीमी आवाज में कार्तिक ने कहा। और तो और ये तीनों ही सूरत की फेमस पर्सनालिटीज हैं, इसलिए पुलिस ने कहा है कि वो इस मामले को बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेगी। जुडिशरी के सामने हम क्या कर सकते हैं? ये बोलते हुए एकाएक कार्तिक का अंदाज ही बदल गया था। हालांकि नक्श अमीर भी था और पावरफुल भी, लेकिन उसके पास जुडिशरी ताकत नहीं थी। एम्पायर में जो कुछ भी होता है वो आयरन लॉ के हिसाब से होता है और कोई भी उसे छेड़ने या बदलने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। लेकिन चूंकि हिमानी, रवीश और आकाश किसी भी एम्पायर से नहीं जुड़े हैं, इसलिए ये पूरी तरह से पुलिस का केस बनता है और नक्श को इस केस में सीधे तौर पर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। वैसे ही नक्श की लाइफ में तरह तरह की प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अगर जुडिशरी मामले में फंस गया तो और दिक्कत हो सकती है। हालांकि कार्तिक की बात सुनकर नक्श की आंखों में चिंता साफ दिखने लगी थी। उन तीनों के ट्रस्टेड सबऑर्डिनेट्स ने उन पर एक ही समय पर हमला किया। क्या इसके तार किसी से जुड़े हैं? ऑफ कोर्स, जैसे ही नक्श के मन में यह ख्याल आया, उसे पता चल गया था कि उसका दुश्मन कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। अगर वो अंदर के लोगों को बहला सकता है और अपनी तरफ खींच सकता है तो मतलब वो कुछ भी कर सकता है। उसकी ताकत बहुत जबरदस्त होगी। उसकी पोजीशन भी खेल कर सकती है। हो सकता है कि वो बंदा गुड ग्रुप से ना हो बल्कि सेक्युलर वर्ल्ड से हो, या फिर बैड ग्रुप्स। होने को तो कहीं से भी हो सकता है। गुड ग्रुप्स के रूल्स तो मुझे दबा नहीं सकते, तो क्या ऐसे में मुझे उस टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा? नक्श ने मन ही मन सोचा। बीते कुछ महीने से नक्श पूरी तरह से गुड ग्रुप्स, बैड ग्रुप्स, पिल्स, अशोका सम्राट एम्पायर और अहमदाबाद में ही लगा हुआ था। ना तो उसने अपने परिवार को समय दिया और ना ही सेक्युलर वर्ल्ड को। सेक्युलर वर्ल्ड ने कई बार नक्श से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन नक्श ने उन्हें हमेशा नजरअंदाज किया। तो ऐसे में पॉसिबिलिटी बनती है कि यह हमला सेक्युलर वर्ल्ड में से ही किसी ने किया हो। मुझ पर कौन हमला करना चाहता है? ये बोलते हुए नक्श के दिमाग में उन लोगों के नाम घूम रहे थे जिनकी पॉसिबिलिटी नक्श को सबसे ज्यादा नजर आ रही थी। इंडियन एल्केमी ऑर्गेनाइजेशन और धारीवाल परिवार अपनी आइडेंटिटीज को रिस्पेक्ट करता है, तो फिर कौन हो सकता है? कहीं वो अहमदाबाद शहर से तो नहीं है? नहीं, ये नहीं हो सकता। जैसे ही नक्श के दिमाग में ये ख्याल आया, वैसे ही उसका डर और भी ज्यादा बढ़ने लगा। तभी अचानक से नक्श को किसी का ख्याल आया जिसके पास पूरे सूरत की असली ताकत है, और नक्श का उस इंसान से एक बार कॉन्फ्लिक्ट भी हो चुका है। जी हाँ, असलम कादरी। अभी नक्श उस बारे में सोच ही रहा था कि तभी अचानक से नक्श का फोन बजा। वो कॉल रवि खेतान का था। क्या बात है? क्या अहमदाबाद शहर में कुछ हुआ है? खिड़की की तरफ बढ़ते हुए नक्श ने तुरंत ही कॉल उठाया। मिस्टर नक्श, शायद आपको वो खबर सुनने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। रवि खेतान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से कहो और सीधा कहो। ये बोलते हुए नक्श के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से अगली हो गए थे। हालांकि नक्श के गॉडफादर ने उससे कहा था कि उसे अहमदाबाद के मामलों से दूर रहना है, लेकिन नक्श अहमदाबाद में आधा खेल तो खेल ही चुका था। ऐसे में अब कोई खिलाड़ी आधा खेल छोड़कर बाहर कैसे निकल सकता है?
राइट? वैभव अपने साथ कुछ पावरफुल एलीट्स के साथ शाह परिवार आया और उसने अपने हाथ से अमिताभ शाह का कत्ल कर दिया। शाह परिवार में अब सिर्फ सारांश ही बचा है। धीमी आवाज में रवि खेतान ने नक्श को पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन की और आगे कंटिन्यू करते हुए बोला, मिस्टर त्रिपाठी सारांश शाह को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। ये सब कब हुआ और तुम मुझे अब रिपोर्ट कर रहे हो? एकाएक नक्श की आवाज बहुत ऊंची हो गई थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस भी पूरी तरह से बदल गए थे। हमें सुनने में आया कि आप पर अटैक हुआ है, इसलिए वैभव अपने कुछ आदमियों को लेकर अहमदाबाद आ गया। हेल्पलेस फील करते हुए रवि खेतान ने कहा, लेकिन वैभव ने बहुत अच्छा काम किया। उसके पास रिकॉर्डिंग है जिसमें अमिताभ शाह खुद कबूल कर रहा है कि उसने आपको मारने के लिए सुराना परिवार के साथ हाथ मिलाया था। उनका मकसद आपको मारना था। अहमदाबाद शहर के सारे ऑफिशियल्स पूरी तरह से शांत हो गए। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है सम्राट। उसे ये सब करने के लिए किसने कहा था? वो पूरी तरह से पागल हो गया है। गुस्सैल अंदाज में नक्श ने कहा, अहमदाबाद शहर में शुरू से ही गुड ग्रुप्स नहीं थे और इस बात के लिए सभी अहमदाबाद को एक्नॉलेज करते थे। तभी उसके बाद अशोका सम्राट एम्पायर आया और सभी की नजर अहमदाबाद पर आकर टिक गई। सभी ने उम्मीद की कि ये एम्पायर अहमदाबाद का उद्धार करेगा, लेकिन यहां क्या हो रहा है? एक एम्पायर ने एक परिवार का कत्लेआम किया। क्या ये खबर बाहर नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी और जा चुकी होगी। ऐसे में अब क्या होगा? अब बाकी के ग्रुप्स, एम्पायर्स और पावर्स का ध्यान अहमदाबाद की ओर जाएगा या नहीं? नक्श ने सोचा था कि वो कमर्शियल तरीके से शाह परिवार को हराएगा और अमिताभ शाह को घुटने टेकने पर मजबूर करेगा, लेकिन वैभव ने तो नक्श का काम बढ़ा दिया था। सिचुएशन पूरी तरह से मेस हो गई थी। वैभव से कहो कि वो अपने आदमियों को लेकर जल्दी से जल्दी अहमदाबाद से निकले और अशोका सम्राट एम्पायर के हेडक्वार्टर्स पहुंचे। इतना बड़ा कांड हुआ है, हर दिन कोई ना कोई सवाल या बवाल उठेगा। अगले 3 महीनों तक तुम्हें ही उसे देखना है। अहमदाबाद शहर में जो कुछ भी हुआ उस पर मुझे कड़ी नजर रखनी है। कोई भी बदलाव दिखे या महसूस होए तो मुझे बताना है। किसी के लिए कोई क्लूज नहीं छोड़ने हैं। फ्यूचर में कोई भी ऑपरेशन हो, कितना भी जरूरी क्यों ना हो, मेरी कमांड के बिना नहीं खेला जाएगा। कड़क अंदाज में रवि खेतान को ऑर्डर्स देने के बाद नक्श ने तुरंत ही कॉल कट कर दिया। हालांकि इससे पहले कि नक्श सांस ले पाता, अचानक से उसका फोन फिर से बजा। इस बार कॉल कैपिटल एम्पायर के चीफ मास्टर भैरव ओझा का था। जी ओझा जी, क्या बात हो गई? फोन उठाते ही नक्श ने पूछा। बच्चे, जल्दी से जल्दी सूरत छोड़ दे। अशोका सम्राट एम्पायर ने अपनी हद पार की है और बदला लेने के लिए इंडियन एल्केमी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने लोग भेजे हैं। ध्यान रहे कि उनके तरीके एकदम सेक्युलर वर्ल्ड से मेल खाते हैं। अब तुम पूरी तरह से दुश्मनों से घिर चुके हो। हालांकि भैरव ओझा नक्श को प्रॉब्लम बता चुके थे, लेकिन उनका मुंह अभी भी नहीं थका था। वो नक्श को और भी कई सारी प्रॉब्लम्स बताने वाले थे। क्या नक्श इस दलदल में बुरी तरह से फंसने वाला है? क्या फिर पहली बार जितेन भाई भानुशाली को आना पड़ेगा? हिमानी और बाकी लोगों पर किसने अटैक किया होगा? क्या नक्श का अंदाजा सही है? असलम कादरी? कौन है वो ताकतवर लोग जो राहुल बिंद्रा के साथ डील करना चाहते हैं? क्या नक्श उन तक पहुंच पाएगा? जानने के लिए सुनिए इंस्टा एम्पायर, ओनली ऑन पॉकेट FM।